नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम की चर्चा करेंगे। इस कहानी का ये तीसरा वीडियो है और अंतिम भाग है। इससे पहले के वीडियो में हमने कहानी के कथानक पर बात की थी और उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बात की थी। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि बिरजू की माँ जो है वो गुस्सा होकर और जाकर अपना मड़ई में सो गई है चटाई पर, और बच्चों को भी उन्होंने अंदर बुला लिया है अपने पास। दिया हुआ सब बुझा दिया है कि अब बिरजू के पापा आए तो आए, अब उनको कोई मतलब नहीं है, आए चाहे नहीं आए। और वो गुस्सा होकर इधर उधर करवट बदल रही है और मन ही मन में सोच रही है। पहले उसको बिरजू के पापा पे गुस्सा आता है कि ऐसा मर्द है नाच दिखाएगा, ये तो किसी मतलब जब तक मैं पीछे से ना जोड़ दूं तो इनसे कोई काम होता ही नहीं, ऐसे वो बोलती है कि जब सर्वे सेटलमेंट का समय था तो मैं नहीं पीछे से मंझा देती तो इनसे कुछ नहीं हो पाता और ये ज़मीन नहीं मिलती उनको। ये वो याद करती है कि बिरजू के पापा पर गुस्सा बहुत तेज़ी से चढ़ता है, तो वो इस तरह की बात उस समय बोलती थी कि बिरजू के पापा गुस्सा हो जाएं और उस अपनी शान बचाने के लिए वो इस काम को करें। जैसे वो बोलती थी कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा, जड़ जोरू जोर के नहीं तो किसी और के। तो इस कहावत को सुनकर बिरजू के पापा जो थे पूरा गुस्सा हो जाते थे कि इसका मतलब मुझ में जोर नहीं है, अभी रुको मैं करके दिखाता हूँ। और फिर वो उस सर्वे सेटलमेंट के काम में वो लग जाते थे, अपना दावा खेत पर करने में। और इस तरह करके वो सोचती है कि मेरे ही चलते ये सब जो है खेती मिली है या जो भी हुआ है घर गृहस्थी का काम बरकत, वो मेरे ही चलते हुई है, ये तो किसी काम के नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा। उस पर गुस्सा हो रही है। थोड़ी देर बाद फिर वो अपने पर गुस्सा होती है कि मैं भी क्यों बोलते रही कि हाँ जाएंगे, नाच देखने जाएंगे। सच ही किसी ने कहा है कि आगे से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। उसको अफसोस होता है, अब कल तो सब मेरा मजाक बनाएंगी सारी जो पानी भरने आएंगी महिलाएं कि हाँ खूब नाच देख कर आ गई ना। इसी तरह से सोचते सोचते उसको अचानक इन तीनों को गाड़ी की घरघराहट और बैलों की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बिरजू के पापा जो लेकर आए हैं। अब धीरे से बोलते हैं कि हाँ गाड़ी है क्या चंपिया? तो हाँ हाँ अम्मा गाड़ी है, जाकर जरा टट्टी में छेद बनाकर देख कर आ। टाटी बोलते हैं जो घेरा देने के लिए, अगर दीवार ना हो तो अरहर के डंडियों को या फिर सरसों के सूखी डंडियों को जोड़ करके और उसको रस्सी से बांध बांध कर एक दीवार की तरह बनाई जाती है, वही टाटी होता है। और तो क्योंकि वो लोग गरीब परिवार के थे तो एक ओसारा था, अंदर आंगन था और जो बाहर था वो टाटी से घेरा हुआ था, तो उसी में वो छेद बनाकर देख कर आती है चंपिया कि हाँ अम्मा गाड़ी भी है और बैल भी हैं और पापा लेते आए हैं। लेकिन बिरजू की माँ तो गुस्सा है क्योंकि अब इतनी रात हो गई है, अब कैसे जाएंगे मेला देखने नाच देखने। तो वो बोलती है कि चुपचाप रहना, कोई मत बोलना। और चुप हो जाते हैं वो लोग। बिरजू के पापा जो है बड़े प्यार से पुकारते हैं उधर से, लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं मिलता। और आवाज़ सुनकर बिरजू की माँ अंदाज़ा लगा देती है कि ये ज़रूर गांजे की चिलम लगा कर आए हैं, क्योंकि नशे में ही इनकी इतनी खनखनाती हुई आवाज़ और इतनी मधुर प्यार से आवाज़ निकल रही है। जब बिरजू के पापा धान की बात करते हैं कि लो ये धान की बख्शीश, ये 25 खोस दो, उठो सब दिया जलाओ, क्यों सब उतावली होकर पैदल ही चले गए क्या मेला देखने के लिए? क्योंकि वो जानता है बिरजू की माँ को कि उसको नाच का कितना शौक़ है, नाच देखने का। वो सोचता है कि कहीं ये पैदल ही ना चली गई हो, लेकिन तभी बिरजू को खांसी आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि बिरजू की माँ नहीं गई है, अंदर ही है सब। तो बोलता है कि उठो दिया हुआ जलाओ, ये लो धान के बालियाँ तोड़ कर लाओ। जब धान की बालियों का नाम सुनती है बिरजू की माँ तो उसका थोड़ा गुस्सा शांत होता है, वो निकल कर आती है दिया जलाकर। और बालियों को देखते ना देखते वो सारा उसकी जो मनस्थिति थी, जो भी क्षोभ अंदर भरा हुआ था, जो गुस्सा था, वो सब धुल जाता है एकदम। बालियाँ जो थी बहुत ही अच्छी उपज हुई थी खेतों में, तो बालियाँ बहुत अच्छी थी।
भरे हुए दानों वाली, और वो देखकर एकदम कांपते हुए हाथों से छूती है। और जैसे ही बिरजू उन बालियों को में से एक धान निकाल के मुंह में लगा लेता है, उसको प्यार से डांटती है कि देखो अभी नवान से पहले ही नयान जुठा दिया। इस पर बिरजू के पापा बोलते हैं कि नहीं, इन लोगों की कोई बात नहीं, सारा जो भी कार्य व्यवहार था सब एकदम सामान्य हो गया। जो इससे पहले जो एकदम माहौल था गुस्से का, क्षोभ का, वो एकदम कहीं मिट जाता है और सारा हल्का फुल्का माहौल आ जाता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, माँ बाप दोनों जब खुश हैं तो वो भी सोचते हैं कि हाँ अब हमको मेला चलने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ से फिर बिरजू की माँ की सारी तैयारियाँ हमको दिखाई देती हैं कि इस तरह वो मखनी फुआ को जो सुबह ही डांट कर और व्यंग करके बोला था, उनको बुलाती है और बड़े प्यार से बोलती है कि देखो आपके लिए तंबाकू रात भर का रख दिया है और आप मेरे घर की रखवाली करना और हम मेला जाते हैं। मखनी फुआ भी बड़बड़ाते बड़बड़ाते आती है, उसको भी गुस्सा है सुबह की बात का, लेकिन आती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा है तो उससे बात ही नहीं करनी है, उसके घर जाना नहीं है, इस तरह का मनमुटाव गांव में नहीं है। वो आती है बड़बड़ाते हुए, और जब उनको मखनी फुआ को तंबाकू बहुत सारा मिलता है कि रात भर के लिए बहुत सारा तंबाकू रख दिया है, तो उनके भी मन का मैल निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उनका मान रखने के लिए बिरजू की माँ पूछ लेती है, हालांकि वो जानती है कि कितने शकरकंद में कितना गुड़ डाल के मीठी रोटी बनेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग का मान रखने के लिए अगर किसी बात में उनकी सहमति पूछ ली जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो बिरजू की माँ पूछती है कि एक कनवा गुड़ है तो इतना डाल दूँ बुआ, तो एकदम वो गदगद हो जाती है और उसके मन के जो भी मनमुटाव थे सब दूर हो जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं इतना क्यों डालेगी, आधा ही डालो, शकरकंद तो खुद ही मीठा होता है। इस तरह से सारे जो भी मनोमनिल्य था मन में वो सब खत्म हो जाता है। और बड़े अच्छे से चंपिया साड़ी पहनकर बिरजू पैंट शर्ट पहनकर तैयार होते हैं और मेले जाने के लिए निकलते हैं। बिरजू की माँ बहुत ही सज धज कर मन से तैयार होती है और अब वो जाकर गांव में आहट लेती है कि कहीं मतलब मैं जब गाड़ी पर बैठकर मेला देखने जा रही हूँ और इसके लिए इतने दिनों से चर्चा कर रही थी, तो अब इस चीज़ को देखने के लिए कोई है कि नहीं गांव में। लेकिन गांव में तो सूना पड़ चुका था, पैदल जाने वाले लोग शाम से ही सब निकल गए थे। लेकिन जंगी के पतोहू, जिससे कि उसका शुरू में सुबह वाकई युद्ध हुआ था, सांकेतिक, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष हुआ था, उसके यहाँ से रोने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। तो बोलती है बिरजू के पापा से कि ज़रा उधर ही से गाड़ी ले चलो। वहाँ जाने पर पता चला कि जंगी की पतोहू मेला नहीं जा पाई और इसीलिए वो भी रो रही है। तो बिरजू की माँ बोलती है कि गाड़ी में तो बहुत जगह है, जो जो बाकी हैं सबको बुला ला। और जंगी की पतोहू और भी 2-3, एक लड़की और भी 1-2 महिलाएं जो बाकी थी सब आके उनकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। और वो सजी धजी दुल्हनों को देखकर, जो गौने की साड़ी पहने हुए है, विवाह के बाद जो गौना होता है उसकी जो पीली साड़ी वो पहन कर आती हैं सब, और उसमें से जो महक उठती है, बिरजू की माँ बड़े प्रसन्न होकर देखती है और कहती है कितनी प्यारी बहू है, इसने तो कोई गलत बात नहीं कही। अगर मुझे लाल पान की बेगम कहा तो कोई उसमें तो गलत बात नहीं है, मैं खूबसूरत हूँ, अच्छी हूँ, तभी तो मुझे इसने ऐसे कहा। और दोनों तरफ धान की बालियाँ झूम रही हैं, चांदनी रात है। जंगी की पतोहू भी एक बीड़ी सुलगा कर बिरजू की माँ को देती है, मानो वो सुबह जो उसने कहा था उसके लिए क्षमा मांगना चाहती है और संधि करना चाहती है। गांव में बड़े बुजुर्ग महिलाओं को अगर पान, चाय या पानी या बीड़ी ये दिया जाए तो वो आदर का प्रतीक है कि वो हमको सम्मान दे रही है। तो इस तरह जंगी की बहू बीड़ी सुलगा कर देती है जंगी की पतोहू, और बिरजू की माँ उसको ले लेती है, स्वीकार करती है। यानी दोनों में संधि हो गई और जो भी सुबह का झगड़ा हुआ था, व्यंग हुए थे, वो सब पीछे चले गए, धुल गए। यहाँ तक कि जिस बात को लेकर चंपिया को बहुत गालियाँ सुनने को मिली थी कि जाती है थिएटर का गीत सीखने, कुचाल होती जाती है,
उसी बात को वो अब आग्रह करती है बिरजू की माँ की, जरा एक गीत तो सुनाओ बाइस्कोप का, तुम चारों ही तो ये गीत गाती हो, जो जंगे की पतोहू ने अन्य लड़कियों को भी सिखाया था। धीरे धीरे वो गीत गाने लगती हैं और चांदनी रात है। बिरजू की माँ बिल्कुल संतुष्ट है, उसको अब कोई इच्छा नहीं है। नाच देखने जा रही है गाड़ी में बैठकर। उसकी जो बहुत ही दिनों की ये चिरसंचित अभिलाषा थी वो पूर्ण हो रही है। और इस दौरान जिस जिससे उसके मनमुटाव हुए थे, चाहे वो मखनी फुआ हो, जंगी की पतोहू हो, बिरजू के पापा या चंपी या बिरजू, जिसको भी उन्होंने डांटा फटकारा, सबसे उन्होंने अपने मनमुटाव दूर कर लिए हैं। और अब वो आनंद में गोते लगा रही है और अब उसके मन में कोई अभिलाषा नहीं है। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। इस तरह से ये छोटी छोटी सूक्ष्म घटनाएं गांव की किस तरह से होती हैं, उसके द्वारा लेखक ने हमें एक गांव के एक अंचल विशेष का परिचय दिया है। बिरजू की माँ के रूप में ग्रामीण महिला के एक मनस्थिति का चित्रण किया है। इस कहानी के पश्चात हमको इससे संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य करने हैं। जैसे बिरजू की माँ का चरित्र चित्रण कीजिए, बिरजू के पापा का चरित्र चित्रण कीजिए, किसी का भी, आप किसी भी पात्र का, चंपिया का, बिरजू का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे और इसके पश्चात लाल पान की बेगम कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताएं। क्या यह शीर्षक उचित है? या फिर एक प्रश्न ये हो सकता है कि लाल पान की बेगम ग्रामीण क्षेत्रों की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस तरह से 2-4 प्रश्न इस पाठ से संबंधित आप लोग अवश्य कर लेंगे। और यहाँ पर ये हमारा ये कहानी लाल पान की बेगम की चर्चा समाप्त होती है। अगले वीडियो में कोई अन्य कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।